असुआ बड़े ध्यान से अपने नाना जी को घर से बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे काम करते हुए देखता है कि नाना जी एक घरेलू बनी लेथ मशीन पर, जो लकड़ी की बनी है और उसके दोनों किनारों पर लोहे की नुकीली कील शंक्वा आकार में लगी हुई थी, में एक लकड़ी लगाते हैं तथा उस लकड़ी को एक कपास की बनी रस्सी से दयाराम मामा से घुमाने के लिए कहते हैं। लकड़ी लेथ मशीन पर तेजी से घूमती है और नाना जी उस लकड़ी पर लोहे के बने औजारों से काटना शुरू करते हैं। असुआ ने उत्सुकता बस नाना जी से पूछा कि यह क्या कर रहे हो। नाना जी ने कहा कि वह चारपाई के पाए बना रहे हैं। असुआ तल्लीनता से पाए बनते हुए देखता रहता है। नाना जी कहते हैं, मुझसे असुआ तुम एक दिन जरूर बड़े कलाकार बनोगे, क्योंकि नाना जी को मेरा ध्यान से संपूर्ण काम देखना बहुत पसंद आया। 8 नाना जी, आप यह क्या बना रहे हो? कल तो आपने चारपाई के 4 पाए बनाए थे। आज नाना जी जमीन में मिट्टी से बनी अंगीठी में लोहे की बहुत सी छड़ें डालकर ऊपर से ढेर सारा लकड़ी का कोयला उस पर रखकर जमुना मामा लोहे के बने बिलोवर से हवा कर रहे थे। यह नया काम देखकर असुआ ने पूछ लिया। नाना जी ने बड़े प्यार से बताया कि आज वह हंसिया चाकू और हल्के फाल बना रहे हैं। यह लोहे का काम देखकर असुआ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि जब लोहे की छड़ें जब सुर्ख लाल हो जाती हैं तो नाना जी उन्हें एक लोहे की निहाई पर रखकर और छड़ को संसी से पकड़कर जमुना मामा से हथौड़े से कुटवाते हुए उन्हें विशिष्ट आकार दे रहे हैं, और वे गरम गरम लाल लाल लोहे की छड़ों से हंसिया चाकू और हल्के फाल बनते जा रहे हैं। 9 असुआ की आंखें नाना जी को खोज रही थीं, पर नाना जी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। दोनों मामा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी नाना जी का खाना बन रहा है, उन्हें खाना देने चलना है, वही नाना जी से मिल लेना। खाना लेकर दयाराम मामा और जमुना मामा घर से बाहर निकल लिए। असुआ को एक ने पीठ पर लादा और एक ने खाना लिया जहां नाना जी बाबूलाल मामा काम कर रहे थे। नाना जी, आज आप घर से बाहर आकर यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा जिज्ञासा बस असुआ ने पूछ लिया। नाना जी ने कहा, आज हम और तुम्हारे मंझले मामा मिलकर मकान बना रहे हैं। तो नाना जी, मकान कैसे बनाते हैं? मकान तो जिन बनाते हैं। मुझे मेरे दादाजी ने कहानी सुना वक्त बताया था कि झांसी का किला जिनने बनाया है। नाना जी ने कहा, यह तो मुझे पता नहीं है कि किला जिनने बनाया है, परंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि किला उस समय के राजमिस्त्रियों तथा मजदूरों ने मिलकर बनाया होगा। कहानियों में अलंकार का प्रयोग होता है, इसलिए बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। फिर भी असुआ, तुम्हारा सवाल है कि मकान कैसे बनाते हैं, आज मैं तुम्हें मकान बनाते हुए बताऊंगा, तुम ध्यान से समझना। असुआ ने कहा कि ठीक है। नाना जी एक फीता जेब से निकाला और जिस दीवार को नाना जी बना रहे थे उसे नापा और पेंसिल से फीता पर निशान लगा दिया एवं आगे मजदूरों को आवाज देकर गारा मांगने लगे तथा कुछ मजदूरों से ईंटें मांगनी शुरू किया। गारे को बिछाकर करनी से समतल कर ईंट रखने लगे और दीवार को बनाने लगे। नाना जी ने कहा कि मकान बहुत दिनों में बनता है, इसलिए तुम्हें अपने दोनों छोटे मामाओं के साथ खाना लेकर आते रहना और मैं तुम्हें मकान बनाते हुए समझाता रहूंगा।
हम तीनों रोजाना नाना जी को घर से खाना लेकर आते रहे और नाना जी संपूर्ण मकान बनाते हुए असुआ को दिखाते रहे। असुआ ने दीवार बनने के बाद छत के काम को भी होते हुए देखा। उस समय छत का कार्य लकड़ियों की सहायता से किया जाता था। उसके बाद दीवार पर प्लास्टर का भी काम नाना जी ने किया। फिर दीवारों में रंगाई पुताई काम होते दिखाया। उसके बाद फर्श कार्य भी करते हुए असुआ ने देखा। 10 नाना जी घर के बाहर जो नीम का विशाल पेड़ लगा था उस पर एक बड़े रस्से से बड़े मामा से झूला डलवा रहे थे। झूला झूलने के लिए मोहल्ले के बहुत संख्या में लड़का लड़कियां इकट्ठे हो गए थे। एक लड़की झूले के डंडा पर बैठ गई, दूसरी लड़की डंडा पर खड़ी हो गई और पैर बढ़ाने लगी। देखते ही देखते झूला बहुत ऊंचाई पर जाने लगा। साथ ही लड़कियां सावन के गीत भी गा रही थी। यह दृश्य असुआ ने अपने जीवन में पहली बार देखा था, जिसे देखकर वह अधिक रोमांचित हो रहा था। उसके बाद दूसरी लड़कियां झूले पर आ गईं तथा वो भी पहली वाली लड़कियों की तरह झूला झूलने लगीं। इसी तरह से सभी लड़कियों ने अपनी बारी आने पर झूला में पैर बढ़ाकर झूला और साथ ही सभी ने सावन गीत भी गाए। इसके बाद लड़कों की बारी आई। उन्होंने भी लड़कियों की भांति पैर बढ़ाकर झूला झूला। छोटे जमुना मामा ने असुआ को भी झूला में अपने साथ बड़ी सावधानी से बिठाकर झूला झुलाया। इसी तरह रोजाना कुछ घंटे झूला झूलने का कार्यक्रम रक्षाबंधन आने तक चलता रहा। समय बहुत ही आनंद के साथ गुजर रहा था। किसी भी बात की किंचित भी दुख का साया आसपास नहीं था। रक्षाबंधन के दिन असुआ की बाई ने अपने चारों मामाओं के हाथों में राखी बांधी और बूंदी के लड्डू तथा खड़पूड़ी खिलाई। असुआ ने भी लड्डू और खड़पूड़ी का स्वाद पहली बार लिया। 11 असुआ रक्षाबंधन के 4-5 दिन बाद अपने दोनों छोटे मामाओं की पीठ पर लदकर खेत पर गया। वहां असुआ ने एक 50 या 60 फुट गहरा कुआं को देखा, जिसे असुआ को दोनों छोटे मामाओं ने छुपा कर दिखाया। कुएं में घड़ियों डिब्बों से बने एक संरचना को देखा, जो कि 18 गेज की चादर से बने हुए थे। ये घड़ियां चेन लिंक से जुड़ी हुई थी, जो एक लोहे की बनी वृत्ताकार आकृति की संरचना पर अपने अपने सीक्षों में पिरोई गई थी। यह संरचना एक लोहे के ठोस रॉड से जुड़ी थी। ठोस रॉड का व्यास लगभग 8 सेंटीमीटर था। रॉड का एक सिरा वृत्ताकार आकृति की संरचना से जिसमें घड़ियां लगी थी, जो कि कुएं की तरफ था, जो जुड़ी हुई थी, तथा दूसरा सिरा लोहे से बनी ऊर्ध्वाधर गरारी से जुड़ा था। यह ऊर्ध्वाधर गरारी एक क्षैतिजाकार लोहे की बनी गरारी से जुड़ी थी। यह संरचना जो कुएं के बाहर थी, यह लकड़ी के क्षैतिजाकार दंड से जुड़ी थी। क्षैतिज गरारी के ऊपरी सिरे से जो लोहे का ठोस शकील निकली थी, उससे एक त्रिज्याकार लकड़ी का जोड़ दिया गया था। इसी लकड़ी पर जुआई लगाकर बैलों को चलाया जाता था। बैल वृत्ताकार आकृति में घूमा करते थे, जिससे लोहे की बनी संरचना घूमा करती थी, जिससे घड़ियां ऊर्ध्वाधर दिशा में कुएं के अंदर घूमा करती थी और वे पानी से भर भर कर ऊपर आती थी और कुएं के ऊपर पानी गिराती जाती थी। यह पानी लोहे की बनी वृत्ताकार आकृति की संरचना पर गिरता रहता था। यह दृश्य देखकर असुआ हतप्रभ था। 12 असुआ ने राहट कैसे बनाता, कैसे यह पानी कुएं से बाहर निकलता, कैसे यह पानी सीमेंट ईंट से बनी होदी में जमा होता था, होदी की आउटलेट से कैसे पानी जमीन पर मिट्टी की बनी कच्ची नालियों से बहता हुआ खेत में जाता था। यह सभी विस्तार से अपने दोनों छोटे मामाओं से समझा। फिर खेत में जाकर देखा कि कैसे खेत में मेड़ बनाई जाती है, कैसे खेत में क्यारियां बनाई जाती हैं और कैसे
फसल लगाई जाती है। ऐसे सभी खेत से संबंधित जानकारियां अपने दोनों छोटे मामाओं से उपहार में मिली। इस समय खेत में मक्का की फसल तैयार हो रही थी। मामा जी ने कुछ भुट्टे तोड़े और कुएं के पास आकर जब भुट्टों को छीला गया, यह तस्वीर वाल मन पर अंकित हो गई। दोनों मामाओं ने घास फूस और झाकड़ जमा कर दो पत्थर जेब से निकालकर और कुछ पाला के साथ दोनों पत्थरों को तेजी से रगड़कर आग उत्पन्न की। यह आग सबसे पहले पाले में लगी, जो एक बिंदु के रूप में थी। फिर मामा जी ने उसे मुंह से फूंककर पाले में आग को तेजी से जलाई। फिर उसके ऊपर घास फूस रखकर मुंह से दोबारा फूंककर आग को बड़ी मात्रा में जलाई। उस आग पर छोटी छोटी लकड़ियों को रखकर उस पर भुट्टों को रखकर सेका। फिर घर की बनी चटनी व नींबू के रस को लगाकर गर्म भुट्टों को खाकर तीनों ने आनंद लिया। हसुआ ने खेत के भुट्टों और डंगरा का भी खाकर लुत्फ उठाया। डंगरा मक्का के ही खेतों में लगाया जाता था। 13 सावन का महीना था और हसुआ अपने दोनों छोटे मामाओं के साथ खेत पर था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। यह बारिश भुट्टों को खाने के पश्चात हुई। दोनों मामाओं ने कहा, जल्दी से हसुआ को बिठा मचान पर बिठाओ। बिठा जमीन से 5 या 6 फुट की ऊंचाई पर बना था, जिसमें लकड़ी की सीढ़ियां लगी थी। यह घास फूस और लकड़ी के संयोजन से बनाया गया था। दोनों मामा जी सीढ़ियों से चढ़कर और हसुआ को पीठ पर लादकर चढ़ाया। पानी बड़ी तेजी से गिर रहा था और तीनों मामा भांजे बिठा पर बैठे हुए थे। बिठा के ऊपर घास फूस की अर्धगोलाकार छत बना रखी थी और बिठा के ऊपर एक चारपाई बिछा रखी थी। बिठा के ऊपर बैठने के बाद बरसात का आनंद लेना एक ऐसा सुख था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। हसुआ ने अपने मामाओं से पूछा कि यह बिठा किसने बनाया था। मामाओं ने बताया कि इसे बरसात शुरू होने से पहले बनाया था। इसको बड़े मामा, मंझले मामा और तुम्हारे नाना जी ने बनाया था और इसको बनाने में हम दोनों भाइयों ने भी सहयोग किया था। दोनों मामाओं ने हसुआ को यह भी बताया कि यहाँ से अन्य खेतों की ओर भी देखो। हसुआ ने देखा कि दूसरे खेत वालों ने भी बिठा बनाया हुआ था और वे भी अपने बिठाओं पर बैठे हुए थे और बरसते हुए पानी का आनंद ले रहे थे। मामाओं ने यह भी बताया कि रात में जानवरों, आवारा गाय, बैल और अन्य जंगली जानवरों से फसल की चौकीदारी करने के लिए रोजाना खेत पर आना होता, इसलिए रात इसी मचान पर बिताते हैं और अपने खेतों की सुरक्षा करते। और मामाओं ने यह भी बताया, कभी कभी तो चोर भी भुट्टों की चोरी करते हैं, तो जब चौकीदारी करेंगे तो इन सभी से बचाव होता है। आगे लगातार 14 जीजा आ गए, जीजा आ गए, यह आवाज अचानक हसुआ को सुनाई दी। हसुआ ने देखा कि मक्खो मौसी जी, रमिया मौसी जी, बाबूलाल, मजले मामा, दयाराम मामा और जमुना मामा के मुंह से यह आवाज निकल रही थी। हसुआ ने पास जाकर देखा तो यह उसके दादा पापा थे। उसने थोड़ा शर्माते हुए दादा की गोद में बैठकर कहने लगा कि नहीं, यह तो मेरे दादा हैं। उन सभी ने फिर कहा, यह हमारे जीजा जी हैं। दादा ने हसुआ को समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हारा दादा हूँ, परंतु इनका जीजा हूँ। पहली बार हसुआ को मालूम हुआ कि वे मेरे दादा और मेरे मामाओं और मौसी जी के जीजा जी हैं। बहुत देर तक मेरी भोली भाली बातों को लेकर सभी हंसते रहे। दादा की नाना नानी मामाओं ने बड़ी खातिरदारी की। बाई ने, मक्खो मौसी जी ने मिलकर खाना बनाया। खाना खाने के बाद सभी खेतों में चले गए और दादा को छोड़कर सभी खेतों पर काम करने लगे। दादा हसुआ को लेकर अन्य लोगों से मिलने चले गए। दूसरे दिन हसुआ ने देखा कि साइकिल के आगे के डंडा पर एक कपड़ा लपेटकर बांधा जा रहा है और सभी मौसी तथा नाना नानी उदास हैं। हसुआ को यह सब बहुत बुरा लग रहा है।
कुछ देर बाद बाई ने अपनी लोहे की बक्सिया में हसुआ के और अपने कपड़े सजाने शुरू कर दिए और बड़े मामा ने मुझे दादा की साइकिल पर आगे के डंडे पर बिठाया। चलते वक्त बाई सभी के गले मिलकर रो रो कर भेंट कर रही थी। साथ में सभी मामा मौसी जी नाना नानी रो रहे थे और नाना नानी जी बाई को रुपया पैसे दे रही थी। उसके बाद छोटे दोनों मामा जी गांव के बाहर तक हमें छोड़ने आए। बाई ने उन्हें समझाया कि बेटे अब घर लौट जाओ, परंतु वे कुछ दूर तक और साथ में पैदल ही चले। बाई ने और दादा ने फिर दोनों को घर वापस होने के लिए समझाया। बड़ी मुश्किल से वे दोनों घर वापस होने को तैयार हुए। बाई ने और दादा ने उन्हें कुछ रुपया दिए। साइकिल पर सवार होकर बाई पीछे बैठ गई। इस प्रकार जब तक साइकिल दोनों छोटे मामाओं की नजरों से ओझल नहीं हो गई, तब तक दोनों उसी स्थान पर खड़े रहे। 15 साइकिल चलाते हुए दादा ने एक जगह साइकिल में ब्रेक लगा कर रोकी। वहां पर एक पेड़ की बहुत ही घनी छांव थी। उसी स्थान पर एक बड़ा कुआं था। हसुआ को समझते जरा भी समय नहीं लगा कि यह एक कुआं है। उसने जोर से कहा, यह तो एक कुआं है। दादा ने कहा कि तुमने कुएं को कैसे पहचाना? उसने उत्तर दिया, इसके बारे में तो मुझे छोटे मामाओं ने बताया था। मामा के खेत पर भी तो कुआं था। दादा हंसे और मेरी पीठ थपथपाई कि बहुत ही अच्छा है कि तुम कुएं के बारे में जानते हो। हसुआ ने कहा, परंतु इस कुएं पर राहट नहीं लगा है, तो क्या तुम राहट के को भी पहचानते हो? हसुआ ने कहा, बिल्कुल, यह भी मुझे दोनों छोटे मामाओं ने अपने कुओं पर दिखाया था। दादा ने समझाया कि इस कुएं पर राहट इसलिए नहीं है कि यह एक सार्वजनिक कुआं है और सार्वजनिक कुआं पर राहट का प्रावधान नहीं होता है और यह कुआं सरकार या किसी दानदाता के द्वारा बनाया जाता है। हसुआ ने कहा कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह कुआं सार्वजनिक है? दादा ने बताया कि इसकी दो पहचान है। एक तो कुएं के चारों तरफ सीमेंट का 2 या 3 फुट ऊंचा वृत्ताकार चबूतरा बना होता है, जिस पर लोग बैठकर स्नान करते हैं और राहगीर पानी पीते हैं। देखो, इस लोहे की गिन्नी पर से एक बाल्टी जो लोहे की चेन से बंधी है और नीचे ऊपर जा रही है। जब ऊपर आती है तो पानी भरकर आता है और जब नीचे जाती है तो खाली जाती है। दूसरा सार्वजनिक कुएं की पहचान, कुएं के अंदर कुछ नीचे दीवार पर एक संगमरमर का पत्थर लगा होता है, जिस पर सरकार के विभाग की कार्यदायी संस्था का नाम या दान दाता का नाम लिखा होता है। अभी तुम और बड़े हो जाओ, तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे, तब तुम इस पत्थर पर लिखी लिपि को पढ़ पाओगे। दादा ने कुएं से बाल्टी डालकर पानी भरा और बाई इमरती हसुआ बानकुर को पानी पिलाया और खुद पिया। इसके बाद साइकिल टूका रोड पर आ गई। दादा ने बताया कि इस बबीना टूका रोड पर जो सड़क के दोनों किनारे आम के, जामुन के, साकू के जो पेड़ लगे हैं, यह सभी दादा के बड़े दादा हसुआ के चचेरे बब्बा ने लगाए थे तथा उन्होंने ही पानी से सींचकर बड़े किए हैं। यह सभी बातें दादा से सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। आगे लगातार जारी। 16 पेड़ों से परिचय कराते हुए दादा की साइकिल आगे बढ़ रही थी कि एक कच्ची झोपड़ी दिखाई दी। दादा ने साइकिल उसी झोपड़ी के सामने रोक दी और लकड़ी की बनी बेंच पर सभी लोग बैठ गए। उस झोपड़ी में एक छोटी सी दुकान थी जो आते जाते राहगीरों के लिए चाय नाश्ता आदि उपलब्ध हो जाता था। दादा ने 2 चाय का आर्डर दिया, एक अपने लिए और दूसरी बाई के लिए, और हसुआ को इमरती के लिए बेसन के मोटे सेव तथा दूध की बनी बर्फी का आर्डर दिया। यह सभी तत्काल दुकानदार ने उपलब्ध करा दी। यह दुकान घुराई नदी की पक्की सड़क के बाईं हाथ पर बनी थी। दादा ने उस पर दुकानदार से पूछा कि रातौली गांव के लोगों को सरकार ने अब कहाँ बसा दिया है।
दुकानदार ने उत्तर दिया कि सभी को नौरा मजरे में विस्थापित कर दिया है, जो कि बबीना विकास खंड का एक गांव है। अभी भी रातौली गांव के विस्थापित लोगों के घर मकानों के अवशेष उसी दुकान से दिखाई दे रहे थे। दुकानदार ने पूछा कि आपका रातौली के विस्थापितों से क्या लेना देना। दादा ने जवाब दिया कि रातौली गांव में हमारे पूर्वज रहते थे, और कहा कि जब असुआ के बब्बा दादा के पापा 6 साल के लगभग थे, तब से रातौली गांव छोड़कर पूर्वज चले गए थे। दुकानदार ने दादा को अधिक सम्मान किया और कहा, धन्य कि तुम्हें अपने पूर्वजों की याद तो है और रातौली गांव के प्रति लगाव भी है। घुराई नदी का पुल ईंट की डार तरीके से बना था। इस दुकान के आने के पहले ही साइकिल पर ही सवार होते हुए रातौली गांव से दादा ने असुआ को परिचित करवा दिया था। दादा ने कहा था कि हमारे दादा के दादा यहाँ रहते थे, इसलिए असुआ कभी भी अपने इस मूल गांव को मत भूलना और आगे भी अपने भाई बहनों को इस रातौली गांव से परिचित कराते रहना। दादा ने दुकानदार को पैसे दिए और फिर साइकिल से आगे चल दिए। 17 साइकिल आगे बढ़ती जा रही थी कि मिलिट्री एरिया से गुजरते जा रहे थे। बाएं हाथ पर एक पाइप से पानी लगातार बहता जा रहा था। साइकिल दादा ने वहीं रोक दी और सभी ने पानी पिया। फिर साइकिल से आगे चलते हुए बबीना आ गए। हाट का मैदान दाईं तरफ था, वहां से केले खरीदे और इत्मीनान से केले खाए। उसके बाद दादा ने बताया कि बबीना की प्रसिद्ध कचौड़ी है। सभी को थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, इसलिए कचौड़ी का आनंद लिया गया। यहाँ पर एक बात बताना अनिवार्य है, कचौड़ी का साइज आम कचौड़ियों से 2.5 गुना था और उसमें बूंदी का शुद्ध दही का रायता डाला गया था। उसके बाद दादा ने बबीना घुमाया और झांसी तरफ आने वाली बस का इंतजार करने लगे। बस स्टैंड बबीना थाना के पास था। बस आने के बाद दादा ने साइकिल रोड से ऊपर उठाकर क्लींजर को दी। वह पहले ही से बस के ऊपर चढ़ गया था। इसके बाद सभी बस की सीटों पर बैठ गए। कुछ सवारियां लेने के बाद बस चलने लगी। जब बस चल रही थी तब असुआ ने देखा कि जैसे मकान, दुकान, पेड़ सभी पीछे तेजी से भागे जा रहे हैं। यह देखकर असुआ बड़ा रोमांचित हो गया। बबीना के बाद खैलार आया, वहां पर कुल्फी दादा ने सभी को खिलवाई। इसके बाद बस फिर चल दी और आधे घंटे में हसारी आकर रुकी। उसके बाद क्लींजर फिर बस के ऊपर चढ़ गया और दादा ने साइकिल ली। फिर साइकिल पर बैठकर हम बब्बा बहू के घर आ गए। 18 असुआ को ग्वालटोली आकर दोनों जीजियों ने साइकिल से उतारा। बड़ी जीजी ने असुआ को लिया और इमरती को छोटी जीजी ने लिया। बड़ी बाई ने बानकुअर को गोद में ले लिया। बहू ने हम सभी भाई बहन को उठाकर गाल तथा माथा चूमा। धन्ना भाई आ गए थे, असुआ को उंगली पकड़कर आंगन में ले गए। बहू ने हम सभी भाई बहन को नमकीन और मिठाई खूब जमकर खिलाई। यहाँ पर भी आंगन में नीम की डाल पर रस्सी से झूला डला हुआ था, जिसे दोनों बुआएं अपनी सहेलियों के साथ झूला करती थी। असुआ को दोनों बुआ प्यार से ठूठा भी कहती थी, उस वजह से सभी ठूठा कहकर बुलाते थे। दोनों जीजियों ने ठूठा को, धन्ना भैया को, इमरती को झूले पर बारी बारी से झुलाया। शाम को 5 बजे के बाद करीब 5:30 बजे बब्बा और बड़े दादा रेलवे वर्कशॉप में काम करके घर आए। उन्होंने भी ठूठा, इमरती और वानकुंवर को गोद में उठाकर प्यार किया। बब्बा ने सरवा के नाना नानी और मामाओं के हालचाल पूछे और हम सभी भाई बहनों को लंगड़ा कोरी की दुकान पर ले गए। दुकानदार से बब्बा ने गोल मिठाइयाँ दिलवाई और बब्बा अपने कंधों पर बारी बारी से बिठा कर घर ले आए। रात में सोते वक्त बहू ने हमें कहानियां सुनाई। यह आनंद भी शब्दों से कह पाना मुश्किल है। बहू की कहानियों को सुनते सुनते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 19
इमलियों के पेड़ के नीचे झुलसने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए सभी मोहल्ले वासी अपनी अपनी चारपाई लेकर अपने अपने बच्चों, पोता पोतियों, नाती नातियों के लेकर आ जाते थे। पहली बार ठूठा और धन्ना भैया को यह सब नजारा देखने को मिला। सभी बड़े लोग अपनी अपनी चारपाई से ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सभी हम उम्र के बच्चे वहीं पेड़ों के नीचे आपस में घुल मिल रहे थे और दोस्ती कर रहे थे। सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे। कभी कभी वे दौड़ लगाने लगते थे कि अचानक एक आवाज आती है कि आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम लो। सभी बच्चे वहां जहां आवाज आ रही थी दौड़कर पहुंच जाते हैं। ठूठा और धन्ना भैया भी दौड़कर पहुंच जाते हैं। आइसक्रीम वाला कुछ बच्चों को आइसक्रीम देने लगता है और बदले में पैसा लेने लगता है। ठूठा और धन्ना भैया को पहली बार पैसे के लेन देन के बारे में पता चला। दोनों के पास पैसे नहीं थे। वे पैसे के लिए अपनी बिछी चारपाई की तरफ दौड़े। उससे पहले दादा आ जाते हैं और दोनों को तथा इमरती को आइसक्रीम दिलाते हैं। पहली बार जब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई तो बड़ा मजा आया और बड़े दादा से और आइसक्रीम लेने के लिए कहने लगे। बड़े दादा ने और सभी को आइसक्रीम खिलवाई। थोड़ी देर बाद एक आवाज और आती है जो गाने की आवाज थी, जिसमें वह व्यक्ति गा रहा था, देखो देखो बाइस्कोप देखो, ये आगरे का ताजमहल, दिल्ली की कुतुब मीनार देखो देखो देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा नहीं तो उधार देखो तमाशा देखो। फिर बड़े दादा ने हमारी बारी आने पर तमाशा दिखाया। इसमें एक गोल डिब्बे को हटाकर वह एक बच्चे को देखने हेतु आंखें लगाने को कहता है और लगभग 6 बच्चे अपनी अपनी आंखें लगाकर देखने लगते हैं। तमाशा वाला रील घुमाता जाता है और रील घूमती जाती है और तरह तरह के चित्र आगे बढ़ते रहते हैं। 20 कुछ सीनियर बच्चे इमलियों के पेड़ पर चढ़ रहे थे। कुछ सीनियर बच्चे चिरौल मार डंडा खेल रहे थे। कुछ बच्चे गिल्ली मार डंडा खेल रहे थे और कुछ पेड़ के नीचे कबड्डी खेल रहे थे। हसुआ और धन्ना भैया के लिए यह सभी खेल बहुत ही रोमांचित और अचंभित कर रहे थे। वे दोनों बार बार इन खेलों की तरफ तेजी से जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि बड़े दादा और बब्बा उन खेलों के पास जाने से रोक रहे थे और वे दोनों जिद कर रहे थे। बहू ने कहा कि जब बच्चे जिद के साथ रो भी रहे हैं तो उन्हें दूर से यह सभी खेल दिखवा दो। बब्बा हम दोनों को लेकर बारी बारी से सभी खेल दिखाते हैं। वहां पर हमारी उम्र के और अन्य बच्चे भी अपने अपने किसी घर वालों के साथ खेल देख रहे थे। हम दोनों को अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध बन रहा था। हम सभी एक दूसरे के नाम पूछ रहे थे। पहली बार हमारे निजी गांव के बच्चों के साथ दोस्ती हो रही थी। यह सभी घटनाएं जो असुआ और धन्ना भैया के साथ घट रही थी उनसे वे बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे कि अचानक एक डुडुगिया की आवाज तेजी से सभी उपस्थित और सब प्रकार के खेल खेल रहे सभी बच्चों को सुनाई दी। एक जादूगर अपना जादू दिखाना चाहता था। सभी बच्चे उस पेड़ के नीचे बड़ी जोर से भागे जिस ओर से डुगडुगी की आवाज आ रही थी। वहां पर मौजूद सभी बड़ों ने कहा कि सभी जादूगर के चारों तरफ गोल घेरा बना लें और सभी ध्यान से जादू देखें। जादूगर कभी किसी के जेब से गुम सिक्का निकाल रहा था, कभी एक बेलनाकार स्टील के बर्तन से जलेबियां निकाल रहा था, कभी पैसे का एक टोकरी के नीचे रखकर कबूतर निकाल रहा था तो कभी कबूतर को गायब कर रहा था। ऐसे ही के जादू जादूगर ने दिखाए। लोग बाग उस जादूगर को पैसा दे रहे थे। अंतिम जादू उसने अपने लड़कों को एक चादर से उड़ा दिया और जनता से अनुरोध करने लगा कि कोई भी आदमी औरत बच्चे अपनी जगह को ना छोड़ें, अन्यथा मेरा लड़का मर जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी स्थान पर स्थिर रह गए।
क्योंकि उसने अपने लड़का का सर हाथों से ऐंठकर सर अलग कर दिया था, जो स्पष्ट रूप से चादर के ऊपर से दिखाई दे रहा था। जादूगर ने अपनी थाली उठाई और जनता के सामने अपने लड़का की जिंदगी बचाने के लिए कहकर प्रार्थना करने लगा कि सभी अपने स्थान को न छोड़ते हुए पैसा दें। सभी लोगों ने खूब पैसा दिया। जादूगर ने पुनः कहा कि क्या वे अपने लड़का का सिर जोड़ दूं? चारों तरफ से आवाज आई कि सिर जोड़ दो और जिंदा कर दो। जादूगर ने कुछ मंत्र आकाश की ओर देखकर पढ़े और लड़का को जिंदा कर दिया। यह जादूगर का जादू देखकर असुआ और धन्ना भैया बड़े रोमांचित हो उठे। 21 असुआ और धन्ना भैया अपनी बाइयों के साथ गांव के कुएं पर गए। यह पुराना कुआं नदी के किनारे था। देखा कि गांव भर की अन्य महिलाएं भी अपने अपने घरों का पानी लेने आई हुई थी। बाई ने कुएं से रस्सी बाल्टी से पानी खींचा और अपने साथ लाई पूरे बर्तनों को भरा। असुआ और धन्ना भैया पैदल पैदल साथ चलकर पूरे गांव के भीतर से गांव में बने चबूतरा से होते हुए अपने घर पर आ गए। यह सिलसिला कई चक्रों तक चलता रहा, जब तक कि पूरे घर की आवश्यकता के लिए पानी ना भर गया। असुआ और धन्ना भैया ने इस तरह आधे गांव का भ्रमण किया। शाम के समय बब्बा हम दोनों भाइयों को नाई की दुकान पर ले गए। यह नाई की दुकान हसारी में सेठ के कुएं के आसपास थी। नाई झोपड़ी नुमा दुकान में एक कुर्सी तथा उसके सामने एक शीशा सजाकर खड़ा था। बब्बा ने हमें एक लकड़ी से बनी बेंच पर बिठाया और स्वयं भी अपनी बारी आने तक बैठ गए। असुआ और धन्ना भैया ने पहली बार नाई की दुकान देखी थी। जब बब्बा की बारी आई तो सबसे पहले बब्बा ने अपने सिर के बाल और दाढ़ी बनवाई। उसके बाद धन्ना भैया को कुर्सी के ऊपर एक पटरा लगाकर बिठाया। जैसे ही धन्ना भैया कुर्सी के पटरा पर बैठे रोने लगे, बब्बा और नाई उन्हें चुप कराकर समझाते रहे और नाई अपने औजारों से बाल काटना शुरू कर दिया। धन्ना भैया जब तक रोते रहे तब तक कि सिर के बाल नहीं कट गए। अब बारी असुआ की आई, उसे भी कुर्सी के पटरा पर बिठाया गया। असुआ भी रोने लगा। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि बाल नहीं कट गए। यह बाल कटने का एहसास पहली बार दोनों को हुआ। इसके बाद घर पर आकर दोनों भाइयों को सनलाइट साबुन से नहाया गया, क्योंकि शरीर और कपड़ों में कटे बाल के अवशेष चिपक गए थे। बब्बा ने भी स्वयं स्नान किया। सभी के कपड़े रिन साबुन से बहू ने धोए। बब्बा हम दोनों भाइयों को लंगड़ा कोरी की दुकान पर ले गए और मीठी मीठी गोलियां खाने के लिए दिलवाई, क्योंकि जब दोनों भाई नाई के यहाँ बाल कटाते वक्त रो रहे थे तो बब्बा ने मीठी मीठी गोलियां दिलवाने का आश्वासन दिया था, जिसे बब्बा पूरा कर रहे थे, क्योंकि बब्बा कह रहे थे जो आश्वासन दो उसे सदैव पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार उस आश्वासन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हम दोनों भाई बब्बा ने जो मीठी मीठी गोलियां दिलवाई उनका लुत्फ लेते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे कि एक आवाज सुनाई दी जो एक तांगे से आ रही थी। उस आवाज की ओर बब्बा हम दोनों भाइयों को लेकर पहुंच गए। इस तांगे के दोनों तरफ अच्छे अच्छे पोस्टर लगे थे, जिसमें छोटी बड़ी छोटे बड़े लड़के लड़कियों तक तथा हाथी घोड़ों और अन्य जानवरों की खेल करते हुए तस्वीरें लगी थी। हम दोनों भाइयों ने तांगे में लगे सारे पोस्टरों को देखा। जो तांगे में बैठे आदमी की आवाज आ रही थी, वह कह रहा था कि नुमाइश ग्राउंड में जेमिनी सर्कस लगा है, उसे देखने के लिए प्रचार कर रहा था। बब्बा ने कहा, कल इतवार है, सभी घर वालों को दिखाने ले चलेंगे। यह सर्कस देखने की उत्कंठा दोनों भाइयों में जाग चुकी थी और इस कारण वे दोनों रात में पूरी तरह से सो ना सके। दोनों का मन यही सोच रहा था कि सर्कस कैसे होता है। 22
रविवार का दिन आज था। बब्बा ने जो वादा किया था कि सभी परिवार को सर्कस दिखाएंगे, उसी की तैयारी पूरा परिवार कर रहा था। बड़े दादा ने पीतल से बनी स्त्री प्रेस में कोयला रखकर आग लगाई और उसे कुछ देर के लिए हवा में रख दिया और 2-3 चादरों को मोड़कर आंगन में बने नीम के पेड़ के नीचे के फर्श पर बिछाई। हम दोनों भाई बड़ी उत्सुकता से यह नजारा देखने लगे। बड़े दादा ने प्रेस करने वाले सभी कपड़ों में बारी बारी से पानी खींचा और मोड़कर रख दिया। हवा में रखी प्रेस में अब आग दहकने लगी थी। सारे कपड़ों में बड़े दादा ने प्रेस की। फिर सबने नहा धोकर प्रेस किए कपड़े पहने और इतनी देर में बब्बा डबोले का तांगा लेकर घर आ गए। सभी परिवार, बहू, बब्बा, भाई, दादा, बड़ी भाई, बड़े दादा और सभी घर के छोटे बड़े बच्चे तांगे में बैठकर नुमाइश ग्राउंड के लिए रवाना हो लिए। तांगा हसारी से होते हुए कैंटोनमेंट एरिया से होता हुआ लाल कुर्ती पहुंचा। यहाँ बब्बा ने सभी को कोका कोला पिलाया। इसके बाद फिर तांगा आगे बढ़ा और इलाइट चौराहे होते हुए सीपरी बाजार की तरफ डबोले ने अपना तांगा मोड़ दिया। कुछ ही देर में हम सभी दाएं हाथ पर बने नुमाइश ग्राउंड में पहुंच गए। नुमाइश ग्राउंड में बहुत ही भीड़ थी। असुआ और धन्ना भैया ने इतनी भीड़ एक बड़े ग्राउंड में पहली बार देखी। जेमनी सर्कस जहां लगा था, एक विशालकाय कपड़े का अर्धगोलाकार टेंट से बना था। चारों तरफ टेंट की कनातें लगाकर चार दीवारी बनाई गई थी। आगे मुख्य गेट की ओर दोनों तरफ पूरे खेलों की तस्वीरें बड़े बड़े पोस्टरों से लगाई गई थी। मैदान में तरह तरह की खान पान की दुकानें सजी धजी हुई थी। कहीं कहीं पर घर गृहस्थी के सामान की दुकानें सजी धजी थी। कहीं कहीं पर कपड़े, मिठाइयाँ इत्यादि की दुकानें सजी धजी हुई थी। बड़े दादा ने टिकट घर से सभी का टिकट लिया। इसके बाद सर्कस छूटने का इंतजार करने लगे। जब सर्कस छूटा तो भीड़ निकासी गैलरी के बने रास्ते से निकलने लगी, जिस पर लाल रंग की दरी बिछी थी। भीड़ निकलने के बाद सर्कस के अंदर प्रवेश द्वार से सभी अंदर जाने लगे। प्रवेश द्वार बड़े भव्य ढंग से सजाया गया था। प्रवेश गैलरी के रास्ते में हरे रंग की दरी बिछी हुई थी। हमारा परिवार भी आगे बढ़ा और सर्कस टेंट के द्वार पर खड़े आदमी ने हमारे आधे टिकट को फाड़कर अंदर जाने के लिए इशारा किया। बड़े दादा ने और दादा ने सीढ़ी नुमा बनी बेंच पर सभी को बिठाया। आगे लगातार 23 अपनी अपनी सीढ़ी नुमा गोलाई में बंधी रस्सियों से बनी हुई बेंचों में बैठने के बाद असुआ और धन्ना भैया इस विशालकाय अर्धगोलाकार टेंट को अंदर से देखने लगे। अब और भीड़ भी अपने अपने स्थानों पर बैठ चुके थे। हाकर खूबसूरत ड्रेस को पहने हुए कोका कोला, आइसक्रीम और अन्य खाने के सामान बेच रहे थे। दादा ने सभी को कटोरी वाली आइसक्रीम खिलवाई। सर्कस प्रांगण में अच्छी धुन बज रही थी। इसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि अब सर्कस शुरू होने जा रहा है। सर्कस के खेल स्थान, जो कि वृत्ताकार था, उसके चारों तरफ बड़े बड़े मजबूत मजबूत लोहे के सींचे बने थे। उसी सींचे में एक गेट था जो सर्कस के बाहर से अपने टेंटों से आने वाले कलाकारों एवं जानवरों के लिए था। सबसे पहले बंद गाड़ियों में बब्बर शेरों को लाया गया। जब सभी गाड़ियां आ चुकी तो हाथों में हंटर लिए कुछ महिला कलाकार और कुछ पुरुष कलाकारों ने शेरों को गाड़ी नुमा पिंजरों से निकाला और गाड़ियों को इसके बाद अंदर भेज दिया गया। अब शेरों को मजबूत लोहे और लकड़ी के बने सीढ़ीनुमा बेंचों पर चढ़ाया गया। इसके बाद सभी शेरों को एक लोहे के बने वृत्ताकार छल्ले में कपड़ों को बांधकर उसमें मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर गुजारा गया है। सभी शेरों ने रिंग मास्टर के आदेशों को भली भांति पालन किया। इसके बाद सभी शेरों को गोलाई में खड़ा कर दूसरे शेरों ने पहले वाले शेरों के ऊपर पैर रखकर भीड़ की ओर नमन मुद्रा कर प्रणाम किया। फिर पुनः उनकी बंद गाड़ियों को मंगाकर वापस भेज दिया। इसके बाद सारी
लोहे से बनी सीखचों को हटाकर अंदर भेज दिया गया। इस काम के लिए कलाकारों के अलावा अन्य कुशल मजदूरों का उपयोग किया गया था। वे बड़े तेजी से अपने काम को अंजाम देते थे। इसके बाद 4-5 जोकर आए हैं और उन्होंने अपने हास्यास्पद खेल दिखाए। उनमें 2 जोकर तो बौने थे। इसके बाद कुछ साइकिल चलाती महिलाएं आईं जो माथ चड्डी और बनियान पहने हुई थी। साइकिल रिंग में घुमाकर दिखाई। कभी कभी 2-2 महिलाओं को कंधे पर बिठाकर साइकिल चलाई, कभी कभी लेटकर साइकिल चलाई। ऐसे ही साइकिल पर बहुत से खेल दिखाए। साइकिल सवार महिलाओं के वापस अपने कैंपस में जाने के बाद दूसरी महिलाएं आईं जो सिर्फ एक पहिया की साइकिल चलाती हुई आईं और रिंग में पूरा एक चक्कर लगाकर अपने कैंपस में चली गई। इसके बाद कुछ महिलाएं आईं जो एक पिरामिड बनाकर खेल दिखाने लगी। उस पिरामिड पर आखिर में एक महिला ने चढ़कर बहुत खतरनाक खेल दिखाया। इसके बाद कुछ पुरुषों का ग्रुप आया, उन्होंने भी अनेक करतब दिखाए। आगे लगातार 24। इसके बाद एक घोड़े पर सवार होकर एक साधु आया। वह घोड़े को रिंग में बहुत तेजी से अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। उसने सबसे पहले अपनी पगड़ी उतारी। घोड़ा तेजी से रिंग में दौड़ रहा है और वह अपने कपड़े उतारता जा रहा है। अब उसने अपनी दाढ़ी खींचकर उतार फेंकी। घोड़ा अभी भी तेजी से दौड़े जा रहा है। फिर उसने अपने पूरे कपड़े उतारे। घोड़ा तेजी से रिंग में दौड़े जा रहा है। या फिर उसके तन पर नए कपड़े। फिर उसने अपने पूरे कपड़े उतारे। घोड़ा तेजी से रिंग में दौड़ रहा है। फिर उसके तन पर नए कपड़े। घोड़ा तेजी से रिंग में दौड़ रहा है और वह लगातार अपने कपड़े उतारता जा रहा है। रिंग में कुशल मौजूद उसके कपड़े बटोरता जा रहा है। यह कपड़े उतारने का सिलसिला तब तक चला जब तक एक सुंदर लड़की ना निकल आई। इसके बाद जोकर आए, साथ में सुंदर तोते लाए। तोतों का खेल दिखाया। एक तोते ने रिंग में छोटी साइकिल चलाई। आहा, बड़ा मजा आया। असुआ और धन्ना भैया यह सभी सर्कस के खेल देखकर आह्लादित हो रहे थे। इसके बाद हाथियों का झुंड आया। सभी ने रिंग में एक चक्कर लगाया और फिर शंकर भगवान के लिंग की पूजा की। रामू हाथी आया। उसने पानी से शंकर भगवान के लिंग को धोया। एक हाथी ने फूल चढ़ाए, रामू हाथी ने नारियल फोड़ा। तब तक सभी हाथी रिंग में वृत्ताकार अवस्था में खड़े रहे। सभी हाथियों ने पूजा की। उसके बाद रामू हाथी ने रिंग में लकड़ी और लोहे से बनी साइकिल रिंग के चारों ओर चलाई। रामू हाथी ने एक लकड़ी के बने काले बोर्ड पर अपनी सूंड से राम लिखकर दिखाया। इसी प्रकार रिंग से बाहर बने एक जालीदार गोलाकार आकृति में जो लोहे से बना था, उसके अंदर 4-5 लड़कों ने तेजी से मोटरसाइकिल चलाकर दिखाई। वे इतनी तेजी से अपनी अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे कि सारी भीड़ दांतों तले उंगलियां दबा रही थी। उन मोटरसाइकिल चलाने वालों में एक कंपटीशन सा चल रहा था। इसके बाद मजदूरों ने कुछ ऊंचाई पर एक मजबूत जाल बांधा और फिर सुंदर लड़कियों और लड़कों का एक समूह आया जो तेजी से ऊपर बंधे झूले पर चढ़ रहे थे। कुछ लड़कियों ने और लड़कों ने जाल पर कूद कूद कर उचक रहे थे। आगे लगातार 25। जाल को भली भांति सभी कलाकारों के बाद चारों कोनों में लगे वर्टिकल जाल को भी चढ़कर जांचा गया। इसके बाद एक जोकर आया। वह भी आकाशीय झूला झूलने के लिए ऊपर चढ़ गया। सबसे पहले खाली झूला को झुलाया गया। इसके बाद एक लड़की झूला से लटककर दूसरी तरफ आकाश में खड़े लड़कियों और लड़कों की ओर झूली। इसके बाद दूसरी तरफ के एक लड़के ने झूला झूलते हुए उलटबासियां करते हुए पहले वालों की ओर झूला। यही क्रम अब 2 लड़के लड़कियों की ओर से झूलना शुरू हो गया। झूलों पर खड़े लोग जब यह लुढ़कियां खाते आते थे तो उन्हें अपने हाथों से खींच लेते थे। उन्होंने आकाशीय झूले पर बहुत से करतब दिखाए। यह सभी करतब उल्टाइयां खाते आकाश में होते थे। जिन्होंने
जिन्हें शब्दों में व्यक्त करने में ज्यादा समय लगेगा। इसके बाद जोकर को झुलाया गया। जब जोकर को पहली ओर से दूसरी ओर की तरफ तेजी से आकाश में भेजा और उसने आकाश में गुलटियां खाई, दूसरी तरफ खड़े लोगों ने उसे नहीं पकड़ा। वह फिर पहली ओर लौटा तो उसकी तरफ वालों ने भी नहीं पकड़ा। वह फिर दूसरी ओर मुड़ा और स्पीड कम हो जाने की वजह से वह बीच में ही गिर पड़ा। उपस्थित कुछ दर्शकों के मुंह से चीख निकल पड़ी। वह जोकर तेजी से नीचे गिरा, परंतु नीचे जाल लगा होने से वह 2-3 बार जाल पर उछलता रहा। इसके बाद सीढ़ियों से नीचे आ गया। अब सभी कलाकारों ने बारी बारी से झूलते हुए नीचे गिरना शुरू कर दिया। एक जोकर आकाश से लगी सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया तो दूसरे खिलाड़ी ने उसके रंग बिरंगे पजामा को पकड़ा। उसका पजामा खिलाड़ी के हाथ में आ गया था, परंतु जोकर 2 पजामा पहने था। जोकर तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे के जाल पर आ गया। इसके बाद सभी कलाकार ऊपर से ही लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गए। इस प्रकार असुआ और धन्ना भैया ने बड़े आश्चर्यचकित होकर सर्कस देखा। अब सायरन बज चुका था। सभी दर्शकों ने अपने स्थान छोड़ना शुरू कर दिया। हम सब भी धीरे धीरे सर्कस प्रांगण से बाहर निकल आए। बब्बा ने रोड पर तांगा लाने चले गए। डभोले जी का तांगा पुनः मिल गया। सभी तांगे में बैठकर अपने घर ग्वालटोली आ गए। कुछ समय ऐसे ही गुजरता रहा कि दादा ने हरिद्वार जाने का प्लान बनाया। चूंकि दादा सेंट्रल रेलवे झांसी वर्कशॉप में कार्यरत थे तो रेलवे से पक्का पास बनवा लिया था। बड़े दादा असुआ, दादा बाई, इमरती और भानुकुंवर को डबोले जी का तांगा लेकर रेलवे स्टेशन झांसी छोड़ने गए। जब प्लेटफार्म संख्या 1 से आगे बढ़े रहे थे, अचानक कोयले इंजन ने सीटी बजाते हुए गुजरा। चूंकि असुआ दादा की उंगली पकड़े आगे बढ़ रहा था कि असुआ की डर के मारे चीख निकल गई और तेजी से घर वापसी के लिए रोने लगा। उसे सभी ने बारी बारी से चुप कराया, परंतु वह चुप नहीं हुआ। दादा की यह गलती थी कि वे असुआ को उंगली पकड़कर बिल्कुल पटरी के पास से ही प्लेटफार्म पर ले जा रहे थे। चूंकि इंजन ने उसी समय सीटी दी जब असुआ पास से ही चल रहा था। सीटी असुआ के कानों को चीरती हुई मस्तिष्क में चली गई, जिससे असुआ भयभीत होकर बुरी तरह से डर गया और चीख चीख कर रोने लगा और घर वापसी की जिद करने लगा। सभी के समझाने के बावजूद असुआ घर वापसी की जिद नहीं छोड़ रहा था, लगातार रोते ही जा रहा था। सभी ने उसे प्रलोभन भी दिए कि उसे बढ़िया बढ़िया खिलौने दिलवा देंगे, फिर भी असुआ घर जाने की जिद नहीं त्याग रहा था। अन्य मुसाफिरों ने भी दादा बाई को समझाया कि उसके साथ जिद ना करें। आखिरकार बड़े दादा के साथ असुआ को घर वापस भेज दिया। असुआ पूरे रास्ते रोते घर लौटा, जहाँ बहू बब्बा, बड़ी भाई, दोनों बुआएं प्रेम और लक्ष्मी चुप कराने लगी। 26 ऐसे ही समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा था। अब असुआ और धन्ना भैया अकेले ही गांव में घूमने हेतु निकल जाते थे। गांव के अपने समकालीन बच्चों से भी मेल मिलाप तो किसी से झगड़ना भी हो जाता था। समकालीन बच्चों के नाम राजा राम, जगदीश गुलटावारे, कालीचरण गुलटावारे, चप्पा, मुन्ना तेली के दुकान के घर के पास वारे, रामचरण, महेश, मौली इत्यादि, और जो 3-4 साल बड़े थे जैसे भगवान दास, सुंदर, रामजी लाल, और 8-9 साल बड़े लड़कों में जैसे दशरथ, हरगोविंद, किशोरी, सीताराम गुलटावारी वाले, गुलटावारी गली वारे, शकुंतला गुलटावारे, सुखलाल गुलटावारे इत्यादि। जब जीवनी आगे बढ़ेगी और घटनाएं याद आती जाएंगी, उनके भी नाम सम्मिलित कर लिए जाएंगे। इन सभी के आस पास घूमते रहना, सीनियर लड़कों के खेल, कबड्डी आदि, जो सूखा काची के खेत में गोंड बाबा के चबूतरे के पास जो सीमेंट से बना था, उसका फर्श भी सीमेंट से अच्छी गुणवत्ता से बना था। वहाँ इमली का विशाल पेड़ लगा था, उसके नीचे ठंडी छांव में खेला करते थे।
हम सभी बराबर उम्र वाले पूरे गांव के लड़के लड़कियां उनकी कबड्डी को देखा करते थे। सूखा का खेत करीब 7-8 एकड़ का होगा। उसमें बहुत से प्रकार के पेड़ लगे थे, जैसे 2-3 खजूर के पेड़ जो चबूतरे की इमली के पास 2 खजूर के पेड़ बाएं और दाएं हाथ पर लगे थे। उसके बाद 2 या 3 महुआ के पेड़ लगे थे। एक महुआ का पेड़ चबूतरे एवं इमली के बाएं हाथ पर लगा था। एक महुआ का पेड़ सीताराम की गली के पास लगा था। खेत की बाहरी मेड़ के चारों तरफ चिरौल के पेड़ और उत्तर की मेड़ की तरफ एक और विशाल इमली का पेड़ लगा था। इसी इमली के पेड़ के पास एक जंगल जलेबी का पेड़ लगा था। सीताराम की गली के आसपास एक लबेड़े का पेड़ भी लगा था। पूरे चारों तरफ की मेड़ पर भी कम से कम 30-40 पेड़ लगे थे। हसारी रोड की तरफ बाली दिशा में चिरौल, कंजी, जंगल जलेबी के पेड़ लगे थे। गोंड बाबा चबूतरे के पेड़ के नीचे अक्सर गांव के लड़के कबड्डी, गिल्ली, मार डंडा खेल खेला करते थे और जो चिरौल के पेड़ मेड़ के पास लगे थे उन पर चिरौल, मार डंडा खेल खेला करते थे। महुआ के पेड़ के नीचे चंगाप और गोट मारने वाले खेल खेला करते थे। चितपट इत्यादि खेल खेला करते थे और अन्य खेलों के नाम जैसे जैसे याद आते जाएंगे उनका बखान किया जाएगा। सूखा काची के खेत के बगल में ही 2 खेत और थे। बाएं हाथ पर नारायण सिंह यादव की बगिया जो बबीना की दिशा में था और दाएं हाथ पर एक और काची का खेत था, वह उनका दूसरे भाई का खेत था। नारायण सिंह यादव की बगिया के पूर्व दिशा में जगन्नाथ ग्वाला का खेत था। जगन्नाथ ग्वाला के खेत के बगल में कल्ली ढुकैया का खेत था। कल्ली ढुकैया के बगल में करीब करीब 10-15 एकड़ का एक और खेत था। कल्ली ढुकैया खेत की उत्तर दिशा वाली मेड़ तथा बगल के खेत की दक्षिण दिशा वाली मेड़, इन दोनों मेड़ों के बीच से एक 20-30 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता जाता है जो श्रीनगर और कुमारटोली की ओर जाता है। सूखा काची के खेत के झांसी बबीना रोड की दिशा की और रोड के उस पार नारायण सिंह यादव का खेत जिसे उटंगा कहते थे। इस प्रकार की ग्वालटोली और हसारी की भौगोलिक स्थिति थी जो अभी पूरी संपूर्ण नहीं है। आगे जब जीवनी बढ़ेगी उस पर वर्णन किया जाएगा आगे लगातार।